जैसे हारमोनियम हुआ, फ्लूट हुआ, हुड़का हुआ, ढोल, दमाव, तबला, ढोलक जो भी है ये सब अपने घर से ही सीखा है, यूट्यूब में देख के, रेडियो में सुन के। अब बाहर से प्रोग्राम के लिए मेरे को उस टाइम पे इतना फ़ोन का वो भी नहीं था, तो लेटर्स आते थे स्कूल के लिए कि उस लड़के को वहाँ पे भेज दो, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। जैसे शहीद भवानी दत्त जोशी का मेला लगता है चेपड़ो गाँव में, और पिंडरी महोत्सव लगता था बदानी। प्रभास बोलते हैं हमारे यहाँ के, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में नॉलेज था, बाकी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था। गिटार किसे बोलते हैं, वायलिन किसे बोलते हैं, सितार किसे बोलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे बाहर गया, बढ़ते गया, तो उसके बाद हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएस परिवार में। दोस्तों, आज एनएस परिवार में आए हैं विशेष मेहमान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो कि न सिर्फ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं बल्कि गायकी भी बहुत अच्छा करते हैं और साथ ही साथ अदाकारी भी करते हैं। और जहां तक रही इंस्ट्रूमेंट में बात, तो उनकी जो महारत है वो बांसुरी पर है, और बांसुरी और उनका साथ बचपन का है। और अभी मेरी उनसे बात हुई थी तो सुनने में आया कि उन्होंने अपने हाथों के साथ बड़ा अन्याय किया बांसुरी के साथ, तब जाकर उन्हें बांसुरी और मुरली के स्वर मिले, और इतने मिले माँ शारदा का उन पर वरद हस्त हुआ। और जब मैंने पहली बार उनका इंस्ट्रूमेंट प्ले सुना, जब बांसुरी वादन सुना, तो रियली मैं आपको क्या बताऊं, अब कुछ चीज़ें आप खुद देख लेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। आज हमारे साथ एनएच परिवार में व्यक्ति विशेष की सीरीज में है हमारे साथ विशेष मेहमान श्री कुंदन सिंह विष्ट जी। आप उत्तराखंड के वासी हैं और जिला चमोली के वाण गांव के आप निवासी हैं और मृदुल व्यवहार के धनी व्यक्ति। तो आपका एनएच परिवार में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर आपका। और मैं सबसे पहले तो एनएच परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासकर हमारे पुंडीर सर जी का, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले तो मुझे यहाँ आकर बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इस पहल को हमेशा से आगे अग्रसर करते आ रहे हैं और आगे भी अग्रसर करते रहेंगे, और हम जैसे एक उभरते हुए कलाकारों का आप हमेशा ऐसी मार्गदर्शन करते रहेंगे, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। तो जैसे मैंने कहा कि मृदुल व्यवहार के धनी, तो कुछ चंद जो लफ्ज़ होते हैं वही काफ़ी होते हैं बयां करने के लिए कि आखिर इंसान की प्रवृत्ति कैसी है। हंसमुख हैं और कलाकार तो है ही, अब उनकी कलाकारी भी हम देखेंगे, लेकिन आज व्यक्ति विशेष में हम जानेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में। जानेंगे आपके बारे में, आपके गांव के बारे में, आपके शौक के बारे में, आपके संघर्ष के बारे में, आपके क्या आपने महारत हासिल की है, विभिन्न मंचों पर आप दिखते हैं, और इसके अलावा आपका विज़न क्या है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, कलाकारों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में। और हाँ दोस्तों, आपका सहयोग नितांत ही आवश्यक है। अगर जो आपका सहयोग मिलता रहेगा, आपका प्यार आशीर्वाद यूँ ही मिलता रहेगा, तो नई नई कलाएँ, नई नई प्रतिभाएँ आपके समक्ष आती रहेंगी और हमारे उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमें देख रहे हैं फेसबुक पर, तो अपना सहयोग देने के लिए इस पेज को आप फॉलो कर दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें आप अपना सहयोग देने के लिए। और चलिए आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिष्ट जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो गाँव है, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। गांव के बारे में, क्या किस प्रकार वहाँ पर लोग रहन सहन है, और क्या आपने वहाँ सीखा, क्या क्या चीज़ें हैं, तो कुछ आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। सर मैं चमोली ज़िला के दुरुस्त क्षेत्र और लाठू धाम वाण गाँव से बिलोंग करता हूँ, और मेरा नाम कुंदन सिंह विष्ट है।
और मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे वाण गाँव में संगीत की बोले चाहे आपके क्रीड़ा स्थल की हो या किसी चीज़ की ऐसी व्यवस्थाएँ बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ थी। तो जब वहाँ पे गाड़ी की रोड आई 2003-4 में वहाँ पे गाड़ी की रोड आई, कच्ची रोड है और कम से कम तकरीबन वहाँ पे जब गाड़ी की रोड आए तो फिर उसके बाद तो धीरे-धीरे ऐसे ही बदलाव होते गया, होते गया, होते गया। तो मैं एक बहुत साधारण परिवार से व्यतीत करता हूँ और मेरी शिक्षा-दीक्षा जो हुई है वो अपने गाँव में ही हुई है। उसके बाद आप जब आपने अभी कहा कि मतलब आपने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, क्या सीखी? तो मैं वही ब बताना चाहता हूँ अपने बारे में। मैंने फ्लूट घर में ही सीखी है, बेसिक सीखी है, किसी से सीखा नहीं है। और जैसे हारमोनियम हुआ, फ्लूट हुआ, हुड़का हुआ, ढोल, दमाऊ, तबला, ढोलक जो भी है ये सब अपने घर से ही सीखा है, यूट्यूब में देख के, रेडियो में सुन के। तो उस टाइम पे उस ज़माने में होता था टेप रिकॉर्ड होता था। तो टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती थी तो उस टाइम पे गोपाल बाबू गोस्वामी जी होते और आपके फ़कीरचंद उनियाल जी, वो तो अब चला मेरे को पता कि ऐसे नाम थे। लेकिन उस टाइम पे ये था कि इन कलाकारों का कोई नाम ही पता नहीं था इतना कि फ़कीरचंद उनियाल गा रहे हैं या गोपाल बाबू गोस्वामी जी गा रहे हैं या हमारे गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी गा रहे हैं, तो इतना मालूम नहीं था। तो उसके बाद जब सुनता था टेप रिकॉर्ड में तो उसमें बजती थी, बाँसुरी बजती थी। तो मैं चाहता था कि मैं सोचता था कि यही मुरली बज रही है या फिर क्या बज रहा है ये सो। तो मैं बहुत मोहित हो गया था ऐसी चीज़ों को सुन के ना। तो उसके बाद धीरे-धीरे जब गाँव में एक टीवी हुआ करती थी हमारे यहाँ अच्छा। गाँव में, एक टीवी हुआ करती थी ब्लैक एंड व्हाइट। तो वहाँ पे हर संडे को, हर रविवार को और शनिवार की रात को वहाँ पे महाभारत, रामानंद सागर कृत महाभारत और कृष्ण लीला आती थी। अच्छा। और रामायण और महाभारत, कृष्ण लीला ये तीनों आते थे। तो उसके बाद हम वहाँ पे देखने जाते थे। तो हर रात्रि को वहाँ पे आता था कि जैसे जय हनुमान, जय गंगा मैया ऐसे धार्मिक से बहुत मैं प्रेम करता हूँ, प्यार करता हूँ और धार्मिक को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। अपने देवी-देवताओं को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। हमारे घर में भी कुल देवता जो है नरसिंह है सर। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मानता हूँ और आराध्य देव हमारे गाँव के जो रक्षपाल हैं वो लाटू देवता हैं। तो उनको भी बहुत मानता हूँ। फिर जो नंदा देवी राजजात का एक पड़ाव है हमारे वाण गाँव में, उसके बाद उसके ऊपर भी पड़ाव हैं, गरुली पाताल, बैदनी बुग्याल, पाताना चुनिया, कैलवा विनायक, भगवा-बासा, रूपकुंड, शिला समुद्र, घ्यू थपोणिया, ऐसी बहुत सारे पड़ाव हैं। लास्ट जो जात होती है वो होम कुंड होती है, उसके बारे में बताते रहूँगा आपको। तो फिर उसके बाद जैसे ऐसी चीज़ों को मैं वहाँ पे सुना, मैंने रामानंद कृत सागर से सुना है, कृष्णा उसमें देखा था, तो उसमें बजती थी भगवान श्री कृष्ण की बाँसुरी बजती मतलब थी। उन कार्यक्रमों के माध्यम से हाँ जी। आपके अंदर जागृति आई कि मजा आने लग गया आपको बिल्कुल, सुनने में। बिल्कुल, बिल्कुल, तो एक स्वतः प्रेरणा आपको हुई कि हम भी अब फ्लूट स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करेंगे सर। तो उसके बाद फ्लूट स्टार्ट करी ऐसे ही। तो उस टाइम पे मैंने जब फ्लूट स्टार्ट करी थी, वो मुरली होती थी, फ्लूट भी नहीं मुरली होती थी, हमारे गाँव में बनाते थे। पुराने व्यक्ति बजाते थे, रिंगाल की बाँसुरी बजाते थे। तो कोई जौन मुरली बोलते हैं हमारे यहाँ गाँव में। हाँ। तो पहले मेरे दादा भी बजाते थे जौन मुरली ना, अरे वाह! बकरियों के साथ बजाते थे और बहुत सारे व्यक्ति भी बजाते थे वहाँ पे। तो मैं बहुत मोहित हो जाता था उनको भी सुन कर के। तो हमारे यहाँ पंडवानी बोलते हैं ऐसे कुछ, तो वो बजाते थे मुरली में। तो मैंने देखा यार, मैंने सोचा कि यार मैं भी बजाना सीखूँगा। मेरे को बहुत अच्छी धुन लगी बाँसुरी, बिल्कुल एक ऐसा मतलब चुभ गया मन में, दिल में ऐसे चुभ गई बाँसुरी कि मुझे भी सीखना है, मैं कभी ना कभी तो सीखूँगा इस चीज़ को। तो मैं धीरे-धीरे ऐसे ही बोला, मैंने दादा को भी बोला कि मेरे को मुरली चाहिए, बना दो। तो दादा ने रिंगाल से बनाई। मैं देखते रहा दादाजी को कि कैसे बना रहे हैं, क्या बन रहे हैं, उसके अंदर का कैसा है, कैसे सुराख करते हैं इस पे, कैसे होल कर रहे हैं और अंदर से जैसे ऐसे कटता है, वो तिरछा कटता है, उस पे जो रेल चलती है उसकी, जहाँ से बजती है मुरली ऐसे, तो उसमें रेल चलती है, रेल बनाते हैं उसका। तो हमारे यहाँ बोलता है ये गड़ भैंस, एक अच्छा। पेड़ है गड़ भैंसा, तो उसकी रेल बनती थी उस पे और बाकी और ऐसे पेड़ पौधों की रेल नहीं बनती थी। वो बहुत हल्का होता था, बहुत सॉफ्ट होता था। उसकी रेल बनाए तो उसपे वो बज जाती थी, बहुत अच्छी मुरली बनाते थे दादाजी। तो मैंने सीख लिया धीरे-धीरे कि दादा कैसे बना रहे हैं मुरली। दादा ने मेरे को सिखाया कि इस प्रकार से बनाना मुरली, अगर तू आगे बनाएगा तो। तो हमने बनाए, तो मैंने अंगुलियाँ, ये देखो अंगुलियाँ मेरी ऐसी हो रखी हैं, काट-कूट के पूरा मैंने हाँ, ये अंगुलियों का। काफ़ी कलाकारी हो रखी है आपकी उंगलियों में, इसमें कोई शक नहीं। जी, जी, जी। तो ये मतलब आपके मुरली जब आपने खुद ही बनाना शुरू की, तो जैसे मैं आप लोगों को बता ही रहा था कि भी इन्होंने अपने हाथ का बड़ा अच्छा नक्शा बना रखा है, तो काफ़ी कटी हुई अंगुलियाँ। हाँ। तो ये इनका संघर्ष भी कह सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड में अभी देखिए काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी कुछ है, लेकिन अब आप भी जानते हैं कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर सुख सुविधाओं की कमी पहले थी, अभी तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। तो उस समय
आसानी से वाद्य यंत्र नहीं मिलते थे, तो आपने तब का या आपका यत्न है तब? तो फिर धीरे-धीरे ऐसे बाँसुरी, मुरली का वो सीखा, तो जैसे-जैसे मेरी क्लासेस आगे बढ़ती गई सर, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, रोड कच्ची थी, फिर दो पैदल भी जाना पड़ता था, तो गाड़ियों की इतनी सुविधा नहीं थी। अब बाहर से प्रोग्राम के लिए मेरे को उस टाइम पे इतना फ़ोन का वो भी नहीं था, तो लेटर्स आते थे स्कूल के लिए कि उस लड़के को वहाँ पे भेज दो, वहाँ प्रोग्राम हो रहा है। जैसे शहीद भवानी दत्त जोशी का मेला लगता है चेपड़ो गाँव में, और पिंडरी महोत्सव लगता था, बदाणी महोत्सव लगता था, अवनीत बदाणी महोत्सव होता था, तो बहुत सारे ऐसे मेला आते थे, देवार शिवरात्रि का आता था। तो उस टाइम पे बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ा हमको। कभी पैदल गए, जहाँ भी जाने की ऐसी इच्छा हुई तो मम्मी-पापा 100-50 रुपए दे दो क्या, उस टाइम पे पैसों की बहुत वैल्यू थी। उस टाइम पे पैसा बहुत अच्छा चलता था। तो आज के डेट में हम तो 1000 का नोट या 2000 का नोट या 500 का नोट पे ऐसे वो करते हैं, तो दुकान में ले जाते हैं, तो पता नहीं लगता कि कब उड़ गया। उस टाइम पे जब पापा जी 10 रुपए भी देते तो हम 10 रुपए एक-एक हफ्ते तक चलाते थे। तो 50-100 रुपए दे के ऐसे बोलते थे आप जाओ और अपना अच्छा-सा जहाँ भी जा रहे हो परफ़ॉर्म अच्छा करना, वो करना। तो फिर अचानक ही ऐसा हुआ कि मेरे बीच में ऐसा हुआ कि अचानक ही पापा चल बसे मेरे। अरे! तो पापा की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, और मेरी माँ का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ मेरी अभी हैं, और हम 4 भाई हैं, और आज भगवान की कृपा से, माँ नंदा देवी का आशीर्वाद, लाडू देवता का आशीर्वाद कि आज अपने परिवार को अच्छे तरीके से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं सर। चलो, तो बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, तो ये तो आपका संघर्ष था, और जानकर दुःख हुआ कि आपके सिर से पिता का जो साया है वो छिन गया, और ये बड़ी दुखद घटना होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि उसका जो सबल होता है, पिता होता है, और पिता अगर जो है कि उनका साया ना रहे तो काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी आदमी को देखने को मिलते हैं। तो वास्तव में आप तब के ही आए हुए हैं। कहते हैं ना, जो लोहा होता है जब तपता है तभी साँचे में ढलता है। तो वही आपके साथ हुआ है, आपकी परीक्षा भी हुई, और जो आप अब सिद्धहस्त हैं इस वादन में, मुझे लगता है कहीं न कहीं इसके पीछे वो कारण भी बहुत सारे रहे होंगे। तो पहली बार जब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई शो किया, जहाँ पर आपको तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आत्मविश्वास मिला, वो कब हुआ आपके साथ ऐसा? सर ये है 2007 की बात है सर। 2007 में मैं आया था, ये पिंडरी महोत्सव हमारे थराली ब्लॉक में लगता है, पिंडरी महोत्सव लगता है। अच्छा। पिंडर महोत्सव के नाम से बहुत विख्यात मेला है। वहाँ पे आया था, तो वहाँ पे एक टीचर थे हमारे, जिनका नाम है विश्वकर्मा जी, है ना? सुशील विश्वकर्मा जी हैं, तो उन्होंने मुझे हरिचंद्र विश्वकर्मा जी, सॉरी। तो उन्होंने ही मेरे को वहाँ पे प्रमोट किया था, और वो अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने बोला था कि कुंदन, आप मेरे साथ चलोगी और आपका खर्चा-पर्चा मैं अपना पूरा वहन मैं करूँगा, और आपने वहाँ पे गाना है। क्योंकि वो भी बहुत ललायत थे, बहुत प्रेमी थे मेरे, और हमेशा एक ऐसा बोलते हैं कि एक फ्रेंड सर्कल है, या तो फिर स्कूल से बाहर गए तो ऐसे फ्रेंड सर्कल में बात करते थे कि आप ऐसे डर के मत रहना, ये सो। मैं टीचर हूँ तो स्कूल तक हूँ, स्कूल से बाहर जब छुट्टी हो जाती है तो आप एक फ्रेंड सर्कल है, या तो एक गुरु शिष्य की बात, या आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर थे, और हमेशा हमें मतलब ऐसी प्रेरणा देते रहते थे। वो भी एक अच्छे कलाकार हैं, और गौचर से बिलोंग करते हैं वो। अच्छा। तो वो मेरे को लेके गए थे सर वहाँ पे थराली में। तो थराली में पिंडरी महोत्सव जब हुआ था, तो वहाँ पे एक मेरे को पहले मुरली का नहीं, गाने का मौका दिया उन्होंने, अच्छा। कि गाता बहुत प्यारा है, और आप एक काम करिए कि आपको गाने का मौका मैं वहाँ दिलाऊँगा। तो वहाँ पे बहुत बड़े कलाकार आ रखे थे, ऐसे मंगलेश डंगवाल जी आ रखे थे, और हमारी मीना दीदी जी आ रखी थी, और बधानी संस्था थी वहाँ पे, कर्णप्रयाग कला मंच थी, गोपी स्वर की गोपीनाथ ये कला मंच के थे। तो बहुत सारे कलाकार आ रखे थे, तो वहाँ पे जब मैंने परफ़ॉर्म करा सर, अब मुझे लगता है कि मैंने परफ़ॉर्म तो कुछ ही नहीं करा, लेकिन जो मेरी आवाज़ थी, जो मेरी वॉइस थी, और गाने की शैली का भी कोई पता नहीं था कि मैं क्या गा रहा हूँ या क्या गाऊँगा, या इंस्ट्रूमेंटल के हिसाब से कैसा गाना है मुझे, उसका कोई पता नहीं था मुझे। मतलब एक आवाज़ में ऐसी खनक थी उस टाइम पे। तो जैसे-जैसे इंसान की आयु बढ़ती जाती है, इंसान आगे बढ़ते जाता है, बड़ा होते जाता है, तो आवाज़ भी ऑटोमेटिकली चेंजिंग हाँ, होती हाँ, है। हाँ। कुछ ऐसी प्रकृति वोकल वॉइस होती है जो हमेशा बदलती नहीं है, जैसे नेगी जी हो गए या बरतुआन जी हो गए, वो आज तक भी वैसे गाते हैं, नेगी जी हो गए या मीना दीदी हो गई या अनुराधा निराला जी हो गए, वो ऐसे ही गाते हैं, है ना? तो अब धीरे-धीरे जैसे मैं बताऊँ, तो मेरी पहले बहुत बारीक आवाज़ थी, बहुत पतली आवाज़ थी। अब जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई तो आवाज़ भी मेरी धीरे-धीरे चेंजिंग होती गई। तो उस टाइम पे बहुत प्यारी आवाज़, तो खनक थी आवाज़ में एक, तो गाया था मैंने वहाँ पे, एक सॉन्ग गाया था, मैं आपको थोड़ा-सा 2 लाइन सुनाता हूँ।
चमोरी जी लामरोंदू अरे वाणी मेरो गो अरे वाणी गोमा रोंदू भेजी अरे कुंदन सिंह मेरो नो अरे वण बेचली गाड़ी देवाल को रवाना वण बेचली गाड़ी देवाल को रवाना सीट में पैसेंजर बैठो छन छत में समान सीट में पैसेंजर बैठो छन छत में समान मेरी गाड़ी चली देवाल को रवाना मेरी गाड़ी चली देवाल को रवाना सीट में पैसेंजर बैठो छन छत में समान सीट में पैसेंजर बैठो छन छत में समान। इस प्रकार से मैंने वहाँ पे ये सॉन्ग गाया था तो लोगों को लगा कि इसने क्या ये बना भाई मुझे भी मजा आ गया, सच कहूँ तो। करण प्यारे आपकी ध्वनि है और आप कहते तो मोटी, मेरी भी बहुत मोटी है, पर गाने के टाइम पर जो आपका वोकल है बहुत ही मतलब सॉफ्ट सा हो जा रहा है, बहुत सुंदर। मजा मुझे भी खूब आया, दर्शकों को भी खूब आया होगा मजा। जी। तो ऐसे ही मैंने जब ये सॉन्ग गाया था तो थोड़ा कुछ अपने टिप्स से बनाया था। किसी ने बताया था मेरे को तो इस प्रकार के इस सॉन्ग को ऐसे इस प्रकार से बनाए, इस प्रकार से मिलाए इसको, कुछ अपना नाम ढाल, कुछ अपने गांव का नाम ढाल, इस प्रकार से गाड़ी गूड़ी का वो कर। तो फिर गाया मैंने जब, तो फिर लोगों को बहुत प्यार लगा कि बच्चा इतने छोटी उम्र में ऐसा गा रहा है तो क्यों ना इसको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो सर धीरे धीरे जैसे मेरी क्लासेस आगे बढ़ते, मैं 5th होके 6 में गया, 7th गया, 8 गया, 9th करा, 10th करा, इस प्रकार से। उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती गई तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म मिलता गया। फिर टीचर लोग मुझे आगे प्रमोट करते गए। गौचर मेला हो गया, आपका कर्णप्रयाग मेला हो गया, ये बैसाखी विकास परिषद मेला लगता है। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से श्रीनगर बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, वहाँ से आगे आगे ऐसे गया। फिर धीरे धीरे लास्ट स्टेज जैसे आपका देहरादून है, परेड ग्राउंड हुआ, तो वहाँ पे मैंने 2008 में एक परफॉर्म करा था। अरे वाह। और विकास नगर निगम संगठन ऐसी इस परिषद से मेला लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कलाकार आए हुए थे, बर्तमान जी हो गए, आपके निगी सर जी हो गए, और आपके गजेंद्र राणा भाई जी हो गए, मंगलेश डोंगाल जी हो गए, वीरेंद्र राजपूत, बहुत सारे तमाम कलाकार उत्तराखंड के। तो अलग अलग रात्रि को ऐसे स्टेज लगता था। तो मैं टीचर के साथ, वो छुट्टियाँ पड़ी थी हमारी उस टाइम पे, तो मैं गया था टीचर लोगों के साथ गया था ऐसे घूमने के लिए। वो भी मेरे स्पेशली घुमाने ले गए थे। तो वहाँ पे मैंने जब देखा, वहाँ पर पूरा इंस्ट्रूमेंटल देखा, तो मेरे तो ऐसे मैं कंबन काँप रहा था वहाँ पे। जैसे घरों में जाकर लगता तो दीपता आता है ना, हाँ, पहली तो ऐसे पहली बार वाला हाँ, कि जो स्टेज फोबिया हो बिल्कुल गया बिल्कुल अचानक से। बिल्कुल। तो मैं काँप रहा था वहाँ पे, जब इंस्ट्रूमेंट सारे देखे, पता नहीं क्या क्या, इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मेरे को कोई पता नहीं था इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि इसको क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है, ज्ञान नहीं था, है ना, इस चीज़ों का कोई मतलब देखे भी नहीं थे, ज्ञान भी नहीं था उस चीज़ का। तो धीरे धीरे उसके बाद जब टीचर ने बोला बेटा इसको ऐसा, इस चीज़ को ये बोलते हैं, उसका नाम ये हुआ, उसका नाम ये हुआ, उसका नाम ये हुआ। आप अपने घरों के वाद्य यंत्रों के बारे में पता है मेरे को, ये इसको हुनका बोलते हैं, उसको ढोल ढोल बोलते हैं, उसको दमाव बोलते हैं, उसको बैग पेपरबाज बोलते हैं हमारे यहाँ के, है ना। तो उन चीज़ों के बारे में नॉलेज था, बाकी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं था। गिटार किसे बोलते हैं, वायलिन किसे बोलते हैं, सितार किसे बोलते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जैसे बाहर गया, बढ़ते गया, तो उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ का नॉलेज लेते गया, और मुरली का भी ज्ञान लेते गया। उस टाइम मैं मुरली बजाता था। फिर धीरे धीरे फिर टीचर ने बोला तू मुरली बजाता है तो तेरे को मैं एक फ्लूट लेके दूंगा। तो उसके बाद गए थे हम एक बार त्रिवेणी घाट, अच्छा, ऋषिकेश में। ठीक। तो त्रिवेणी घाट गए थे, तो वहाँ पे शाम को आरती होती है सर, आरती होती है। तो आरती में से उसके बाद जैसे हम आप वहाँ लुटे, तो एक ऐसी व्यापारी था, ऐसे छोटी मोटी मुरली बांसुरी सब चीज़ थी उसके पास। ठीक। मुरली भी थी, बांसुरी भी थी ऐसी। तो लोकली थी वो बांसुरी, ऐसी प्रोफेशनली नहीं थी। तो उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने मेरे को 2 बांसुरी ली थी। अच्छा। एक ऐसी बोलते हैं जी स्केल की, और एक ऐसी एप कॉर्ड की। तो उसके बाद एफ फ्लैट और जी स्केल की उन्होंने एक बांसुरी दिलाई मेरे को। वो तो मैं अभी बोल रहा हूँ स्केल, लेकिन उस टाइम पे तो मेरे को पता ही नहीं था ये क्या है, एफ जी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं इनको, है ना। ठीक। तो उन्होंने ऐसी, अब वो ध्यान आ रहा है मेरे को, इस पढ़ के ध्यान आ रहा है। तो उन्होंने एक जी लिखा था उस पे और एफ लिखा था ऐसे। तो वो बांसुरियाँ ली उन्होंने, बोला तो इसको बजाना सीख, इस पे फूँक मारना सीख।
फिर मैंने जब टीवी में देखा राम सागर कृत में भगवान श्री कृष्ण ऐसी बांसुरी बजा रहे हो, है ना, तो मैं उस पे भी फिर कायल हो गया। मैंने कहा मुझे ये बजाने में तो 1.5 साल लगे थे मुझे पहले फूँक मतलब मारते हुए। निश्चय हो गया उस समय। बिल्कुल, उस समय मैं मतलब ये ठान ली कि मुझे बांसुरी बजानी सीखनी तो सीखनी है, और एक दिन भगवान की ऐसी कृपा रही तो मैं परफॉर्म भी करूँगा, बहुत बड़े-बड़े स्टेजों पे परफॉर्म नहीं, करूँगा। बिल्कुल, अब जिस प्रकार से अब आपकी जो लगन है, मेहनत है, उस प्रकार से तो आप अभी भी काफ़ी इसमें आप पे माँ शारदा का आपका आशीर्वाद है और आप इतना बढ़िया प्ले करते हैं। अभी हम सुनेंगे बिल्कुल सर। किस प्रकार से है, लेकिन उससे पहले कुछ बातचीत हम करेंगे इस संदर्भ में। तो आपने जैसे बताया कि भाई आपको त्रिवेणी घाट में देखिए आप जो है कि एक हमारी पुण्य नगरी से आपको इंस्ट्रूमेंट मिला, बहुत बड़ी बात रही। क्या पता माँ शारदा वहीं से प्रसन्न आप पर हो गई हूँ कि नहीं, आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया किस्सा रहा। और बांसुरी के बाद गायन का आपने बताया, आपने जो है फिर आपको बांसुरी की और आप आए, तो अन्य कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है आप प्ले करते हैं? मैं सर गायकी के साथ हारमोनियम का मेरा अपना बेस बना रखा है। जब मैं गायकी करता हूँ कहीं पे तो हारमोनियम के साथ मैं अपना हारमोनियम एक मैंने अपना ज़रिया बना रखा है, एक बेस बना रखा है, अपना प्रोफ़ेशन बना रखा है उसको सिंगिंग के लिए। और मैं सिंगिंग के साथ-साथ हारमोनियम भी प्ले करता हूँ, और इंस्ट्रूमेंटल आपका ढोल हो गया, दमाव हो गया, ढोलक हो गया, आपका गिटार हो गया, है ना? और माउथ ऑर्गन हो गया, तो मैं ये कैसियो हो गया, कीबोर्ड हो गया, मतलब तो आपने जो है संगीत की साधना में अपना जीवन समर्पित किया है, है ना? उतनी शिक्षा मैंने पढ़ी नहीं है, उतना मैंने पढ़ा नहीं है जितना मैंने संगीत को प्रत्येक व्यक्ति से ग्रहण किया है। अगर एक छोटा भी बच्चा है, अगर वो उसके अंदर मैं देखता हूँ कि ये अच्छा बजा रहा है, ये अच्छा कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है सर हमको ना, ऐसे देखो कलाकार को ज्ञान कभी कहीं से भी लिया बिल्कुल जा सकता है। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, चाहे छोटा है, बड़ा है। अब तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ देहरादून में। इंस्ट्रूमेंटल ऐसे ही हम रियाज़ करते हैं, जैसे स्टूडियो में चले गए तो रियाज़ करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल होते हैं। तो कुछ ना कुछ अलग ही बजाए कि देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो वो चीज़ें वहाँ से भी ग्रहण हो जाती हैं, है ना? तो कभी कलाकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये छोटा है तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं। अगर वो छोटा छोटा है, लेकिन उसके तेवर बहुत बड़े हैं, तो वहाँ से भी हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, टैलेंट ऐसा है तो तो उसको टैलेंट लिया है जा तो सकता है। उसको लिया जा सकता है। तो हमेशा मैंने यही रुचि रखी, और कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार मैं कल बड़ा होके इतना बड़ा बन जाऊँगा तो ऐसा घमंड रहेगा या एटीट्यूड रहेगा, इस प्रकार से नहीं। तो आज तक हम ऐसे ही बना के चले हैं, और किसी के साथ, और आज के डेट में भगवान की ऐसी कृपा है, माँ-बापों का ऐसा आशीर्वाद है, तो उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक और जागर सम्राट प्रीतम बर्दवान जी हो गए, नेगी जी हो गए, हमारे उत्तराखंड के स्वर कोकिला श्रीमती मीना राणा दीदी जी हो गए, संजय कुमरा सर हो गए, विनोद चौहान जी हो गए, मोती शाह जी हो गए, बहुत बड़े-बड़े अच्छे कलाकार हैं, किशन भाई जी हो गए, हमारे उत्तराखंड के ही उभरते हुए थराली ब्लॉक के भाई दर्शन फरसाण जी हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ सौरभ मैठाणी जी हैं और अमित खरे जी हैं, बहुत सारे उत्तराखंडी ऐसे कलाकार हैं, किशन महपाल जी हो गए, गजेंद्र भाई जी हो गए, साहब सिंह रमोला, आकांक्षा रमोला दीदी जी हो गए। तो जितने भी तमाम कलाकार हैं उत्तराखंड के, लगभग सभी कलाकारों के साथ मेरे को जाने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और आप तो जो आपने जो है कंप्यूटराइज कर लिया है, नामों को भी आपने बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया। भाई देखिए, हर बनमोला कलाकार हैं आप, और अब तक मैं आपको बोल ही रहा था, बाकी आप बातों बातों में आप साक्षात्कार के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि भाई क्या क्या टैलेंट यहाँ छुपा हुआ है। आपने गायन हमें दिखाया है, सुनाया है, दिखाया दिखाया भी है, सुनाया भी है। अब इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे तो आपने काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट का बारे में बताया कि आप वो भी आपने सीखा है, तो ये साधना आपने करी है। अब थोड़ा सा एक मुद्दा है क्योंकि एनएच परिवार हमेशा उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए प्रयासरत है, और हम प्रयास करते हैं कि एक मंच, उचित मंच सारे कलाकारों को दिया जाए ताकि टैलेंट आगे बढ़े। हाँ जी। इस समय आपको क्या लगता है कि जो हमारे कलाकार हैं, कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये बहुत क्या होता है, आप जैसे वरिष्ठ जो कलाकार होते हैं, आपके माध्यम से अगर कुछ शब्द आगे जाते हैं तो कलाकारों का हौसला बनता है उससे, तो क्या आप देना चाहेंगे एक संदेश? देखो सर, मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा, मैंने आज तक जितना भी, जैसे भी उत्तराखंड संस्कृति लिए कहो या अपने क्षेत्र के लिए कहो, मैंने संस्कृति के हिसाब से देखा जाए या गायकी के माध्यम से हो या किसी प्रबंध से हो, तो काफ़ी सपोर्ट तो नहीं कह सकता हूँ, बट मैंने जितने भी मेरे साथ चलते हैं, अपने दोस्त हैं, अपने भाई हैं, मैंने सबको आगे प्रमोट कर रखा है,
और मैं आगे प्रमोट करते जा रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी जितना हमारे क्षेत्र के हैं या उत्तराखंडी कलाकार हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा अच्छा काम करते रहिए गायकी के क्षेत्र में। पर लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को कभी भूलना मत। अपनी संस्कृति से हमेशा रूबरू करें। अपनी संस्कृति पे आप कुछ ऐसे पाठ लेके आएँ, कुछ ऐसे मैटर लेके आएँ ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे भी हैं कि मतलब 2-4 दिन होते हैं देहरादून में चले गए और फिर चले गए 1-2 हफ्ते बाद घर जाते हैं तो फिर मम्मी, डैड इस प्रकार से परिचय देते हैं अपने माता-पिताओं को कि मॉम, डैड, पापा, मम्मा, ये वो। नहीं, मैं ये नहीं मानता। आप हो, अपने क्षेत्र से हो, अपने क्षेत्र के बाहर जा रहे हैं, आप बाहर पढ़िए, लिखिए, बनिए, बहुत कुछ है, जितने भी हैं। तो मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने उत्तराखंड संस्कृति को कभी मत भूलना, अपनी पौराणिक परंपरा को, अपनी वेशभूषा को, अपनी भाषा को, है ना? अब कहते हैं कि हमारे प्रतिलिपि भाषा तो हिंदी ही है, गढ़वाली तो है नहीं ना, लेकिन अपने अपनी गढ़वाली भाषा को हमेशा अपने एक मातृभाषा की तरह उसको आगे अग्रसर करनी चाहिए और बोलनी भी चाहिए। तो सभी उत्तराखंडी कलाकारों से मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मार्केट में बहुत अच्छा अभी देखो तो एक चीज़ का दुःख होता है। मैं अभी बीच में मैंने एक वीडियो आई और एक बहुत बड़ी घटना हुई है। अभी हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र से ही एक कलाकार हैं, भाई इंदर आर्य जी। हमें अभी साथ में ही थे हम। सरारा वाला जो गाना जी, होता है। गुलाबी सरारा था। तो मुंबई में हम एक साथ परफ़ॉर्म करा, हमने वहाँ पे परफ़ॉर्म पे थे। वहाँ पे हमारे गजेंद्र भाई जी थे, किशन भाई जी थे, अमित सागर जी थे, बहुत सारे थे और आपके नंदा सती जी थी और अंजलि खरे थी। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार थे वहाँ पे। तो ऐसे ही वो चला, तो वहाँ पे हम सब बैठे थे काफ़ी वगैरह। तो हमने कहा यार बहुत बधाइयाँ दी उनको, इंदर आर्य भाई को बधाई दी कि यार बहुत अच्छा चल रहा है गाना आपका, बहुत अच्छा उड़ रहा है गाना, बहुत अच्छे मिलियन पे जा रहा है और बहुत शुक्राना है, आगे भी आप ऐसे गाते रहें। तो परसों ये एटलीस्ट जब हमने परसों देखा, परसों सुना, वो बात सुनी तो इंदर भाई का वो गाना यूट्यूब से उड़ गया सर। तो मुझे बहुत बुरा लगा है। अब सच में कहूँ कॉपीराइट का ये होता है सर, आप अगर किसी टिप्पणी पे आप लिख रहे हो, जैसे नंदा देवी थाना मैंने एक सॉन्ग गा रखा है, अभी यूट्यूब पे चैनल पे है, मेरा यूट्यूब चैनल भी अपना कुंदन सिंह अच्छा, बिष्ट नाम किस से। नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? मेरा कुंदन सिंह बिष्ट नाम से यूट्यूब चैनल है अच्छा। और मैं 6-7 गाने भी निकाल चुका हूँ अरे वाह! मार्केट में। बहुत जी। खूब, बहुत खूब। और नंदा देवी थाना था, तो उस पे ही अब देखो हमारे थराली के एक हैं विशेष व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने भी गा रखा है। हमारे क्या बोलते हैं घाट क्षेत्र से हैं भाई। तो देखो नामबद्ध चीज़ एक चीज़ वो नहीं होती है। आपने जय माता नंदोला लिखा है तो वो कोई कॉपीराइट नहीं हो गया, है ना? जय नंदा या हे नंदा है, जैसे हमारे दर्शन भाई ने गा रखा है, इतना प्यारा सॉन्ग गा रखा है, हे नंदा हे गोरा, तो वो भी कोई मेरे स्क्रिप्ट पे चलने शब्दों वाला की शब्द पुनरावृत्ति हो बस, सकती है बस। और संगीत भी काफ़ी जगह मैच काफ़ी हो सकता है, मैच हो क्योंकि सकता है। जो ढोल बजाएँगे हाँ। अगर, या फिर हम तबला बजाएँगे जी। या हम ढोलक बजा रहे हैं, हाँ। तो भाई थाप तो वैसी ही आएगी। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चोट मारेंगे तो आवाज़ तो आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसकी मैचिंग में मुझे लग रहा है जो आजकल का आपका जो इश्यू है इसमें बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। हद तक जा रहा मैं है। वही चीज़ है। तो बहुत सारे बातें ऐसे करे थे कि वो कॉपीराइट है, ये है, सो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कॉपीराइट का ये तो, या तो मैं कहता हूँ कि इंदर आर्य के साथ बहुत बड़ी घटना हो रखी है और किसी ने ये जानबूझ के कराया है, जो अभी ये उनका गुलाबी सरारा गाना उड़ा है। ये तो मैं कहता हूँ कि कोई वो कॉपीराइट तो था नहीं, क्योंकि हमारे धर्मेंद्र नेथवाल जी ने उस पे टिप्पणी करी है, हमारे बहुत बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे कलाकारों ने उस पे टिप्पणी करी है और बहुत सारे सॉन्गों से उसको कैलिब्रेट किया गया था कि कौन से किस भी चीज़ पे कॉपीराइट आ रहा है, उसको सर्च करिए। तो अभी इंदिरा आर्य से भी बीच में बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि मतलब ऐसी उस पे अब छानबीन चल रही है कि इस प्रकार से उसका पता लग जाएगा कि क्या है, किस प्रकार से उड़ाया है तुमने, क्यों उड़ाया है, किस लिए उड़ाया है, क्या वजह हो सकती है। तो अभी उस पे कानूनी कार्रवाई चल रही है सर। तो मैं यही कहना चाहूँगा उत्तराखंडी जितने भी कलाकार हैं, प्लस आप गाना गाइए, बहुत अच्छा करिए, अपने संस्कृति पे गाइए या किसी पौराणिक धरोहर से गाइए, अपने जो भी है ना? अपनी लेखनी से गाइए। दूसरों के गाने गाने आपको नहीं चाहिए। ये बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही है। अपना स्किल बनाइए, बिल्कुल, अपना स्किल अपनी ही प्रतिभा को आगे बढ़ाने बिल्कुल के सर। लिए कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी अनिवार्य है। देखो नेगी जी ने भी कहा था, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा था कि भाई पिसे हुए आटे को क्यों पीस रहे हो? एक चीज़ ये बोली उन्होंने। बहुत खूब। एक ऐना यहाँ भी मिल गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। पिसे हुए आटे को क्यों क्यों पीस पीस रहे रहे हो? हो? पिसे हुए आटे को क्यों पीस रहे हो? और पिसे हुए आटे को तो भाई सभी खाते हैं ना।
तो आप ऐसा मत करिए, कुछ अपनी रचनाएँ लेके आइए, अपनी रचनाओं को गाइए, अपनी रचनाओं से आबद्ध ऐसे कुछ शब्द को ले आइए, अपने शब्दों पे गाइए। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो भी गाना है या जो भी ऐसा वो करना है तो अपने रचना पता है। और मैंने भी आज तक अपने जितने भी सॉन्ग निकले मेरे, नौ सूर्या मुरली निकला, नंदा देवी थाना निकला, लाडू देवता निकला, जय भोले बाबा निकला और मेरी जन्मभूमि मेरे गोंवार निकला। ऐसे 6-7 सॉन्ग हैं मेरे। और अभी जो बीच में जो चुनाव हुए थे 2-3 साल पहले, हमारे विधायकी उस पे चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस पे भी मैंने एक सॉन्ग निकाला था मोदीदा पे, वाह। जो हमारे भारतवर्ष के अभी पीएम हैं। तो उन पे भी एक सॉन्ग निकाला था मैंने मोदीदा मोदीदा से, ऐसे। तो उस प्रकार से तब ये है, मतलब कभी किसी के गानों को गाना मुझे तो बड़ा, मैं यही कहूँगा कि वो बड़ी अपनी नाइंसाफ़ी है। स्टाइल ज़रूर बिल्कुल, बनाएँ एक। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने उसमें सर अपनी पहचान होगी ना, आप अपने तरीके से गा रहे हो, अपने तरीके से उसको कंपोजिंग अभी कर रहे जैसे हो। दर्शन परसवाण जी की बात कर रहे जी, हैं, जी, तो जी, जी। बहुत कम समय में उन्होंने बहुत कम अपनी ही स्टाइल से बिल्कुल, लोगों के दिलों में राज राज करना किया। बिल्कुल सर, शुरू बिल्कुल। किया है और जगह-जगह उनकी अच्छी पहचान है, पूछ है, जनता उन्हें प्यार करती है। तो इसी प्रकार भाई जैसे मैं कल आपसे मिला हाँ, हाँ। और मैंने देखा कि यार कहीं फ्लूट चल रहा है और मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था कि ये मतलब कहीं पे ये डब्ड है और चल रहा है, लेकिन जब देखा मैंने यार कोई तो बजा रहा है भाई। हाँ जी। तो मैंने कहा यार ये तो हमारे उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है जो आप आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं दर्शन भाई से भी बहुत खुश हूँ कि अपना प्रोजेक्ट हमेशा लेकर आ रहे हैं और बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा उनका एक जो दर-बदर टाइम टू टाइम और अपना महीने, तीसरे महीने में, चौथे महीने में अपना गाना रिलीज़ कर रहे हैं और अपने खुद की गायकी से, अपने खुद लिखने से। देखो उनके दादू गोरिया था, इतना बड़ा हिट हुआ, और आपका हे नंदा हे गोरा, झुमक्याली, मोती माँ, अभी बहुत सारे ऐसे गीत हैं उनके। तो बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा। तो मतलब सारे हम 6 कलाकारों। साल साथ रहे सर, दर्शन अरे भाई। वाह। 6 साल साथ रहे हम, दर्शन भाई और मैं। और 6 साल साथ रहे तो हम दोनों ने मिल कर के काफ़ी कुछ ऐसे मतलब कमरे पे रियाज़ करते थे हम, काफ़ी कुछ सीखा है एक-दूसरे से, बहुत अच्छा सीखे हैं। और काफ़ी अच्छा अभी हमारे उत्तराखंड के लिए, उसमें उत्तराखंड जगत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दर्शन भाई। तो उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी तरफ से। तो भाई कलाकारों से भी देखिए आपने एक संदेश दिया है कलाकारों को कि भाई रियाज आप जरूर करें, किसी पे भी करें, लेकिन अपनी रचना को जरूर बनाएं, क्योंकि आप अपनी रचना बनाएंगे तो आपका नाम होगा। देखिए जीवन बहुत अनमोल है और अब जीवन का एक तो जितना काल है उसको हम ये नहीं बता सकते हैं कितने समय तक कौन इंसान रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो जितना भी समय आपको मिला है आप अपनी एक छाप छोड़ कर ही जाएं, अपनी छाप जरूर बनाएं ताकि लोग आपका अनुसरण करें। हम उत्तराखंड के सारे कलाकार भाइयों से बहनों से यही एक संदेश आप लोगों को देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप अपनी छाप जरूर छोड़ें, आप अपनी एक अदा बनाएं ताकि आपकी अदा पे लोग फिदा हों और आपका अनुसरण करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अन्न बढ़े, धन बढ़े, पर लेकिन गर्व कभी ना बढ़े, बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं कि मतलब इंसान को अपने हर चीज़ पे अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप एक ऐसे साधारण व्यक्ति बन के रहो। और साधारण व्यक्ति बन के जब रहेंगे ना सर, तो हर कोई जानेगा, हर कोई पहचानेगा, है ना? एक चीज़ ये भी होती है कि इंसान कलाकारी से ही नहीं खाता है, उसके कुछ विचार भी होते हैं, कुछ शब्द भी होते हैं, कुछ बखान भी होता है, कुछ बोली होती है, कुछ भाषा होती है, कुछ अपना एक व्यवहार होता है, और व्यवहार से भी बहुत अच्छा इंसान अपने आगे को अपना प्रमोट कर सकता है। जी। तो भाई एक कलाकार की जो कलाकारी है उसकी सादगी भी है और मैंने ये सुना भी है, देखा भी है, लेकिन आज तक मुझे जितने भी कलाकार मिले वास्तव में वही व्यक्ति कलाकार होता है जिसका हृदय सरल रहता है। और जिस प्रकार की भाई पेड़ जब ग्रो करता है उस पर फल लगते हैं तो वो झुकता है। नम्रता मैंने आज आपके पास देखी है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आपका व्यवहार इतना सरल, इतना मधुर है और आपकी बातचीत, बोलने का अंदाज। आज आप एनएच परिवार में आए और आपने हजारों लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। पूरी दुनिया तक ये संदेश आपका जाएगा और इसी प्रकार हम आपसे मिलते रहेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करेंगे आने वाले समय में। अब एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि यार एक कर्णप्रिया आपने जो बांसुरी में मुग्ध हो गया था, कुछ जरूर आप बजा कर सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। एक मधुर तान आप जरूर छेड़िए क्योंकि आपकी बांसुरी में बस कर्णप्रिय है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट आप जरूर करें कि आपको आज आखिर लगा कैसा। जी।
बहुत शानदार। और जो मज़ा मुझे कल आया था सुनने में, बस उसका दूना अभी आया है। और अब दर्शकों से भी मैं ज़रूर एक अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार के हमारे जो उत्तराखंडी कलाकार हैं, टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, हरफनमौला कलाकार हैं, आप अपना उन्हें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार, और इनका जो चैनल है कुंदन सिंह बुश नाम से, आप ज़रूर उस पर जाएं, आपकी रचनाओं को देखें। आपने भी तो इस समय तो आपने एक परफॉर्मेंस उनकी देखी है, उस चैनल के अंदर बहुत सारी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेंगी। और समय समय पर विभिन्न जो कार्यक्रम होते हैं, स्टेज होते हैं, आपको हमारे बिष्ट जी वहाँ पर भी दिखाई देंगे। और क्योंकि ये सर्वत्र वाले कलाकार हैं और विशिष्ट इनकी शैली है, और अब आप देख चुके हैं कि भाई अब तक मैंने जो कहा वो अक्सर तो सत्य साबित हुआ है। तो इसी प्रकार आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। तो आप हमारे एनएच परिवार में आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, पूरे एनएच परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं ये चाहूँगा कि और एनएच परिवार को आप बहुत सपोर्ट करें और आगे भी फॉलो करते रहिए। और उनका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, और इस प्रकार से आपसे बहुत कुछ जानकर बहुत कुछ बड़ी खुशी हुई। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे परिवार का, सारे सदस्यों का। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सभी लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।